बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस पर बात करते हैं। और एक तो बड़ी ख़बर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसको कलअदम करार दे दिया गया। अब उनके जो सरबराह थे साद रिजवी साहब, उन पे भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि उनका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। पासपोर्ट गवर्नमेंट की तहवील में रहेगा और वो कहीं भी मूवमेंट करेंगे तो बताना पड़ेगा उनको, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या ज़िला इंतज़ामिया को अपनी किसी भी नकलो हरकत के बारे में। अकाउंट्स उनके मुंजमद कर दिए गए हैं, अपने बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और काफ़ी जो एक होता है कलअदम तंजीम और कलअदम किसी भी शख्सियत को जब शेड्यूल 4 में डाला जाता है, वो सारी ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। अब मामलात ये किस तरफ जा रहे हैं और आगे जाके मामला होना क्या है। कलअदम तो करार दे दिया गया, लेकिन अभी तक रेफरेंस नहीं भेजा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इस जमात को तहलील कर दिया जाए। वहाँ पे क्यों नहीं भेजा जा रहा ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, रियासत की जो पॉलिसी है, वो एक तो मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, उसमें डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए, और यानी बिला इम्तियाज़ अक्रॉस द बोर्ड। तो ये पॉलिसी जो कलअदम तंजीमों को कैसे करार दिया जा रहा है, जो जमातें, जो तंजीमें, खा वो किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको अक्रॉस द बोर्ड एक तो जायज़ा लेना चाहिए, एक बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करनी चाहिए और पिक एंड चूज़ वाला काम नहीं करना चाहिए। एक तो ये चीज़ है, मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। रियासती सोच, रियासती इदारों की सोच वो बड़ी यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए और उस पे ही आगे बढ़ा जाए ताकि मामलात किसी एक रुख की तरफ ना मुड़ें। और क्योंकि मीडिया के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें रोक सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पैमरा मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें बाहर आ जाती हैं और ऐसे इक़दामात से गुरेज़ करना चाहिए जिससे मुनाफ़रत पैदा हो। और कानून और अदालत इस पे छोड़ देना चाहिए मामला। ये कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए। और ये हमारी गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है, खा वो पंजाब गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है, KPK गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमतों की भी और वफाकी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। और पुलिस, ख़ास तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस की बात करूँगा कि अब वो इसको पर्सनल मत लें और इस तरह की फुटेजेस, यानी कि तशद्दुद करने की फुटेज, तशद्दुद किया जा रहा है, उसकी फुटेज रिलीज़ हो रही है। एक तो हर चीज़ का एक रोशन पहलू होता है, एक मनफी पहलू होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पॉजिटिव ये कोई पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी साबित होगी, कोई मस्बत इसका नतीजा निकलेगा। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ये देता हूँ कि एक बात ध्यान में रखिए कि सियासी जमातों के, मजहबी जमातों के जो फॉलोअर्स हैं, जो पैरोकार हैं, जो उनके अरकान हैं, जो कारकुन हैं, वो अपनी लीडरशिप के साथ जुड़े रहते हैं। कानून अपना काम करता है, अदालतें अपना काम करती हैं, लेकिन कारकुन जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके पैरोकार हैं, वो वक्त गुज़रने के साथ साथ जब तक वो ख़ुद ना समझें, जब तक वो ज़हनी तौर पे ना समझें कि उनकी क़यादत दुरुस्त काम नहीं कर रही और उनकी लीडरशिप सही काम नहीं कर रही, तब तक वो उनको नहीं छोड़ते। मैं मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी जमात थी, उसको किल करने के लिए ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल लगाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दिल और दिमाग में छाई रही और वो नहीं रिमूव हो सकी। 11 साल बाद
जब इलेक्शन हुआ 1977 के बाद 88 में और पीपल्स पार्टी ने उसमें हिस्सा लिया, तो नतीजा कम बेश वही आया जो 77 में था और इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को मिला। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी मिसाल, इसी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 2 दफ़ा गिरी करप्शन के इल्ज़ाम में, लेकिन वो फिर आ जाते थे। फिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत, वो भी गिरी, वो फिर आ गई। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का वो 99 हुआ, बदर कर दिया, मुल्क बदर हो गए, यानी कि एक मुआहिदा करके निकल गए, बिल्कुल कैटेगोरिकल ब्लैक एंड वाइट में वो मुआहिदा करके गए, NRO करके गए, और वो दस्तखत मौजूद, वो सऊदी क़यादत आई, सऊदी इंटेलिजेंस चीफ आए, हुरैरी आए, वो लेके गए, वो सारा मुआहिदा दिखा के गए, और मुस्लिम लीग नवाज़ 2/3 मेजॉरिटी से आ गई 16 सीटों पे। MNA उसके कौमी असम्बली 16 सीटें रह गई, लेकिन उसका जो फॉलोअर है, जो उसका कारकुन है, वो उसके साथ जुड़ा रहा। हाँ, अगली बात बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका जब तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई, जरदारी साहब आए, उन्होंने आके क्या किया, उनके ज़माने में क्या हुआ, कारकुन से दूर हो गए और वो लग गए दौलत बनाने के चक्कर में। दौलत बनाने के चक्कर में ऐसे लगे कि वो सिंध तक महदूद हो गई पीपल्स पार्टी, किसी और ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जब उनके कारकुनों को पता चला कि ये तो सिर्फ अपना माल बनाने के चक्कर में है, हम कुछ भी नहीं है, पंजाब से बिल्कुल पीपल्स पार्टी साफ़ हो गई, KPK से निकल गई, बलूचिस्तान में से सुकड़ गई, सिंध में रह गई। नवाज़ लीग को भी परवेज़ मुशर्रफ साहब 2/3 मेजॉरिटी से ले आए, काफ लीग बन गई, इक़्तिदार आ गया। 5 साल का दरमियान काफ लीग ने इक़्तिदार किया, 5 साल पीपल्स पार्टी ने। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो नवाज़ शरीफ साहब फिर वज़ीर आज़म बने, और उसके बाद क्या हुआ, पनामा आया। पनामा के बाद उसका जो था तासुर, उसका जो परसेप्शन था वो धुंधलाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, सज़ाएँ हुई, तब जाके उसका ग्राफ नीचे गिरा, अदरवाइज़ गिरा नहीं सके। और यही चीज़ें बाकी जमातों के साथ भी हैं। तो ये कलअदम करार देना, पाबंदियां लगा देना, ये सब कानून अपना काम करता है, अदालतें अपना काम करती हैं, लेकिन कोई भी सियासी जमात, मजहबी जमात, वो उस वक्त तक नहीं मरती, ना किसी अदालती फ़ैसले से ख़त्म होती है, ना किसी नोटिफिकेशन से ख़त्म होती है। वो ख़त्म होती है जब उसके कारकुन के दिमाग में और दिल में ये बात समझ आ जाए कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी लीडरशिप ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारा वोट बैंक हमारा, इक़्तिदार हासिल किया और हमें कुछ नहीं मिला। ये है वो बात। फिर यही चीज़ PTI की है। PTI को भी उनके जब तक वो अपनी कारकर्दगी, वज़ीर आज़म इमरान खान आए, एक रोमांस अभी तक चल रहा है, आगे जाके क्या पता चलता है महंगाई पे। अब PTI के अपने लोग महंगाई के मामले में PTI के अपने लोग तंग हैं, और ख़ास तौर पे गवर्नेंस के मामले में, वज़रा के मामले में कि ये क्या हो रहा है, तो ख़ुद सवालात करना शुरू कर गए हैं। तो एक चीज़ इसी तरीके से अब ये जेलों में डाल दें, ये मैं तारीख़ बता रहा हूँ, जेलों में डाल दें लीडरशिप को और जो मर्ज़ी कर दें। कारकुन पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हुआ, सब कुछ हुआ, गिरफ़्तारियाँ भी हुई। तो यही चीज़ इस वक्त भी है। तो इस वक्त भी हुकूमत को, रियासत को ये चाहिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मॉनिटर करें, और ये अब डंडा जो है ना वो बंद करें। अगर कोई FIR मुकदमे दर्ज हुए उनको अदालतों में पेश किया जाए, जितने भी लोग हैं अदालतों में सबूत पेश किए जाएं, अदालतों में मुकदमात लेके जाएं। अदालतें सज़ाएँ देती हैं, वेल एंड गुड, बरी करती हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अब ये टारगेटेड कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए, वरना इसके असरात अच्छे नहीं निकलते। उसकी वजह एक और मैं मिसाल देता हूँ। लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब बुर्का पहन के वहाँ से निकले
اور وہ فوٹیج بھی دکھائی گئی ٹیلی ویژن پہ، اور لیکن یعنی کہ اس سے تھا کہ شاید ان کا جو ورکر ہے، ان کا فالوور ہے، یہ سمجھے کہ دیکھیں جی ان کے جو کیا کہنا چاہیے، ان کے امیر یا ان کے لیڈر وہ اس طرح سے نکل آئے ہیں اور چھپ کے نکل رہے تھے، تو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ لوگ وہیں پہ رہتے ہیں جب تک کہ وہ خود اپنے شعور سے نہ دیکھ لیں، اور جب وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو ووٹر اس وقت غصہ نکالتا ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے، حکومتی اداروں سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، پولیس سے یہ کہوں گا کہ اب یہ کام بند کریں۔ تشدد کی فوٹیجز آ رہی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ کوئی قصوروار ہے، کوئی جرموار ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ پھر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ وہ جو چیز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں وہ اب اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے کہ اس سارے مار دھاڑ میں جتنا بھی فسادات ہوئے اور جلاؤ گھراؤ جتنا بھی ہوئی، اس میں مسلم لیگ نواز کے اب لوگ جو ہیں ان کی انوالومنٹ بھی سامنے آ رہی ہے، اور نہ صرف سامنے آ رہی ہے بلکہ اب گورنمنٹ کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کی سوشل میڈیا پہ فوٹیجز بھی آ رہی ہیں کہ کیسے مسلم لیگ نواز کی جو لوکل لیڈرشپ تھی وہ یہ سب کچھ ان کو اکساتی رہی اور یہ کرتا رہا۔ اب آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت اچھی بات کی ہے، کیونکہ اس ساری کارروائی پہ جو ادھر ہوئی پاکستان میں، اور میرا خیال ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کو اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، DGI کو ان باتوں کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، جو فوٹیجز آ رہی ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو ان کا تدارک ہونا چاہیے، اگر وہ صحیح ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو کھینچنا چاہیے کہ یہ کام اب نہ کریں، قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں۔ ایک اور چیز تھی، وزیر اعظم عمران خان اس پہ بہت زیادہ پذیرائی خوش ہو رہے تھے جو فارنر ہیں غیر ملکی، اور سوشل میڈیا پہ بھی ٹویٹس آ رہے تھے سماجی رابطوں کے، اور ہو رہے تھے جناب بہت اچھا کام کیا وزیر اعظم عمران خان نے، پاکستان نے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا، یہ تو ہم نے کیا ہے آئین اور قانون کو چیلنج کرنے کے معاملے میں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو اصل کاز ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، اس پہ کوئی کمپرومائز۔ تو انہوں نے مغربی دنیا کو، مغربی حکمرانوں کو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو ہم نے کیا یہی قانون آپ اپنے ملک میں بھی کریں، اور جرم قرار دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے کے معاملے پہ جرم قرار دینا چاہیے آپ اپنے ملکوں میں، کہ کوئی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ قانونی طور پہ جرم ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایسا جیسے یہودیوں کا جو قتل عام ہوا تھا اس پہ بات کرنا جرم ہے مغربی قوانین کے مطابق، یورپی قوانین کے مطابق، تو یہ ہونا چاہیے۔ تو ایک تو، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں۔ اب یہ 1.3 ارب مسلمان، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوا ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کا۔ اس معاملے میں بالکل صحیح کہتا ہوں کہ جو اگر یہ پرتشدد کارروائیاں نہ ہوتیں تو ہرگز ہمارا جو بینگ اے مسلم جو کاز ہے اس کو نقصان نہ پہنچتا۔ تو یہ مغربی دنیا کو بھی ہمیں ہماری جگ ہنسائی کا موقع ملا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے 1.3 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا جو معاملہ ہے یہ رکنا چاہیے، اور اس میں یہ ضرور کہوں گا گورنمنٹ سے کہ سب کچھ ہو گیا، اندرونی طور پہ ہو گیا جناب، رٹ کو چیلنج کیا گیا تھا، سزا ہو گئی، کل عدم قرار دے دیا۔ اب اگلا جو اگر تحلیل کرنا ہے تو ریفرنس بھیجیں، لیکن میں بتا دوں، چلیں وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، وقت پورا ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کسی صورت میں بھی ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، اور اس پہ ہم اگین اس معاملے پہ
OIC کے فورم پہ بھی مسلم امہ جو ہے، مسلم حکمران اس پہ بات کریں گے۔ تو لہٰذا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک اچھا ہوا کہ انہوں نے اس کو کلیئر کیا، کیونکہ ورنہ ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی کہ شاید یہ کوئی مغرب کی طرف سے کوئی پریشر تھا۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے جو ویسٹرن شدت پسندی ہے، مغرب میں جو شدت پسندی پائی جاتی ہے، انتہا پسندی پائی جاتی ہے، وہ بھی اسی نوعیت کی ہے، وہ اپنی نوعیت کا، تو ہم ان کو انتہا پسند، دہشت گرد اور یہ کہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے سیاسی فوائد کے لیے، تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔